यूट्यूब पे भी लाइव है, तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप भी क्या करोगे, कमेंट में आप हमें आंसर करोगे, जो भी हम यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वो आप कमेंट में उसका आंसर करोगे। ओके चलो खैर आगे चलते हैं बेटा। और सबसे पहले जैसे कि ऑप्स का डिस्कशन है, तो ऑप्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो चीज हो जाती है वो हो जाती है बेटा हार्मोन वाला सेक्शन। ओके तो हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हार्मोन के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे। ओके चलो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं एचसीजी से रिगार्डिंग, ओके एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, क्लियर, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के बारे में मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आप मुझे सबसे पहले ये बता दो कि एचसीजी को कौन सिंथेसाइज करता है, सबसे पहले तो ये आंसर बता दो कि एचसीजी का फॉर्मेशन कौन करता है, जल्दी से बताओ, बोलो बेटा जल्दी से बोलो। सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एचसीजी को कौन सिंथेसाइज करेगा, आंसर हो सकता है वहां पे प्लेसेंटा दिया हो, है ना, आंसर प्लेसेंटा दिया हो, या हो सकता है अगर एग्जैक्टली आंसर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे आंसर दिया जाएगा सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। हमारे पास अगर आपसे प्लेसेंटल बैरियर की बात करते हैं बेटा, क्या आप मुझे प्लेसेंटल बैरियर बता सकते हो, जल्दी से आप मुझे प्लेसेंटल बैरियर के बारे में बता दो, कौन कौन से प्लेसेंटल बैरियर होते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज होती है जो प्लेसेंटा बैरियर का फॉर्मेशन करती है, जल्दी से बताओ। सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, ओके साइटोट्रोफोब्लास्ट, ओके बेसमेंट मेम्ब्रेन ओके और और हाँ मीजोडर्म करती है, मीजोडर्म करती है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, बैरियर का फॉर्मेशन करती है। तो दो तरीके के ट्रोफोब्लास्ट होती है, एक सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट होती है और एक होती है हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्लियर, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये दोनों ही क्या करती हैं, प्लेसेंटल बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। तो मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्लियर, ये बैरियर का फॉर्मेशन करेंगी। और क्या होती है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है, ये बैरियर का फॉर्मेशन करती है, क्लियर, ये आपको पता चल गया। तो सबसे पहले मैंने आपसे यहाँ पर एससीजी का पॉइंट बेटा पूछा था, तो एससीजी का जो पॉइंट है वो याद रखना, एससीजी को कौन करता है, सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट करती है। ओके सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट इसका फॉर्मेशन करेगी एचसीजी का। आप मुझे ये बता दो एचसीजी का नेचर बताओ, ये किस टाइप का हार्मोन होता है, ऑप्शन ले लो यहाँ पर बेटा। चलो पहला ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, दूसरा ऑप्शन है स्टेरॉइड इन नेचर, तीसरा है ग्लाइकोलिपिड इन नेचर। आंसर बताओ क्या होगा, एचसीजी का नेचर बताओ जल्दी से। ग्लाइकोप्रोटीन। सारे लोग बेटा आंसर करो, देखो सारे लोग आंसर करोगे बेटा तो थोड़ा सा हमें और अच्छा लगेगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा बेटा इसका। ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ओके सारे लोग आंसर करोगे बेटा तभी आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा, है ना, क्योंकि जब आप सारे लोग आंसर करोगे तभी आपको याद भी रह जाएगा, है ना, अगर आप इंटरकनेक्ट नहीं रहोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ओके चलो तो सबसे पहले बेटा इसका आंसर क्या हो जाता है, एचसीजी जो होता है वो हमारा एक ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर हार्मोन होता है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात बेटा मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो एचसीजी होता है वो किस पिट्यूटरी हार्मोन के सिमिलर होता है, तो आंसर होता है बेटा जो एलएच होता है ना, एलएच उसके सिमिलर होता है हमारा एचसीजी, क्लियर, ये याद रखोगे। ओके अब एलएच भी किसके सिमिलर होता है, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट दोनों ही क्या होती है, मतलब अल्फा और बीटा सब यूनिट जो होती है वो एचसीजी के सिमिलर होती है एलएच की, क्लियर, ये बात आप याद रखोगे। ओके चलो अच्छा एचसीजी का अगर मैं बात करूं आपसे बेटा तो आप एक चीज ये पॉइंट आप याद रखोगे, ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। ओके तो ये क्या करेगा बेटा, मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, क्लियर, मैं यहीं पे एक लिख दे रहा हूं पॉइंट, मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम सीएल। जल्दी से मुझे कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ बता दो अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश नहीं हुई है तो, जल्दी से बताओ। 12 to 14 days। कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ बताओ अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश नहीं हुई है तो। देखो बेटा जितने भी लोग हो ना यहाँ पर 17 लोग हो तो प्लीज 17 आंसर मुझे आना चाहिए, भले चाहे आप गलत से बोलो बट आंसर करो जिससे हमें लगे कि हाँ आप थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए और पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हो, है ना। तो जल्दी से आंसर बताओ, अगर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ स्पैन बताओ जल्दी से कितनी होगी, बोलो जल्दी से। 7 डेज, 12 to 14 डेज, ओके और लोग बताओ बेटा। हाँ 12 to बिल्कुल, 14 days। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, 12 से 14 दिन तक होती है लाइफ कॉर्पस ल्यूटियम की अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो, ये बात आप याद रखोगे। ओके चलो और आगे चलते हैं बेटा। चलो अच्छा अगला एक हार्मोन और होता है बेटा, उस हार्मोन के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे, एचपीएल। क्या बेटा एचपीएल किससे सिंथेसाइज होता है बता सकते हो बेटा, जल्दी से बताओ, एचपीएल को कौन सिंथेसाइज करता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में भी बेटा कौन करता है, मैं आपको बता दूं प्लेसेंटा में भी करता है सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, जो आप पढ़ करके आए हो अभी, जो आपने आंसर बताया था वही क्या करता है, एचपीएल का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। ओके तो दो आंसर आपको मिल गए बेटा, दो आंसर में आपको दोनों में सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट मिला।
चाहे वो HCG हो चाहे वो HPL हो, दोनों में ही आपको क्या आंसर मिलता है बेटा, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट मिलता है। क्लियर, ये बात अच्छे से याद रखना। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, दो हार्मोन के मैंने आपको नाम बताए, दोनों हार्मोन में से एक हार्मोन ऐसा है बेटा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करवाता है, कौन सा आंसर है बेटा, बोलो। HPL। बोलो इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन करवाता है बेटा, सारे लोग बताओ आंसर। फिर देखो बेटा, फिर मैं नाम लेकर के पूछूंगा आपसे, आप सारे लोग बताओ आंसर, कौन इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है बेटा। देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है बेटा HPL, और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन करवाता है बेटा, HPL करवाता है। ओके, ये बात आप याद रखोगे। HPL क्या करवाता है बेटा, IR करवाता है, डेट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है। तो कभी अगर आपसे ये पूछा जाए जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, HPL हो जाएगा। क्लियर, ये बात याद रखोगे। ओके, याद रहेगा ना। चलो अगला आते हैं बेटा। चलो एक चीज और देखना बेटा, अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात करता हूँ, एक पॉइंट और यहाँ पर देखना बेटा, अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं तो अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन को लगभग कितने वीक्स तक बनाता है। देखो पॉइंट समझना बेटा, क्वेश्चन समझना अच्छा सा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है बेटा, आपसे कहा जाएगा कि आप हमें ये बताओ जो प्रोजेस्टेरॉन है बेटा वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम कब तक बनाता रहता है। तो याद रखना बेटा इसका आंसर हो जाएगा 8 वीक्स। क्या आंसर हो जाएगा, 8 वीक्स हो जाएगा। ओके, याद रखना प्रोजेस्टेरॉन बेटा कॉर्पस ल्यूटियम कब तक बनाता है, 8 वीक तक इसका फॉर्मेशन करता है। क्लियर। अच्छा इसके बाद क्या होता है, 8 वीक के बाद बेटा प्रोजेस्टेरॉन को बनाना कौन शुरू कर देगा, बताओ जल्दी से। 8 वीक के बाद कौन बनाना शुरू करेगा, बोलो। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बनाना शुरू कर देगा। 8 वीक के बाद क्या होता है बेटा, प्लेसेंटा बनाना शुरू कर देता है। क्लियर। चलो अच्छा, अगर मैं कभी आपसे एक बात पूछूं यहाँ से, प्रोजेस्टेरॉन की एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा, अगर मैं मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, देखो ये पॉइंट बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर ये पॉइंट आपको हो सकता है कभी एग्जाम में मिल जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अगर मैं मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूँ तो मुझे बता सकते हो कि प्रोजेस्टेरॉन मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये बताओ जल्दी से, बोलो बेटा। जो प्रोजेस्टेरॉन होगा वो मायोमेट्रियल हाँ बेटा डिक्रीज करता है। और लोग बताओ बेटा आंसर, और लोग बताओ आंसर, कितने लोग हैं डिक्रीज वाले। अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात करता हूं तो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। याद रखना बेटा जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या, हाँ बिल्कुल सही है, वो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। ठीक है, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। आपसे कभी हो सकता है ये पॉइंट पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोजेस्टेरॉन, और वहां पर लिखेगा कि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस बाय द प्रोजेस्टेरॉन, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्लियर, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। ओके चलो अगला देखते हैं बेटा। चलो आप मुझे ये बता दो बेटा, अगर मैं मोरुला की बात करता हूँ, ओके, अगर मैं आपसे कहूँ मोरुला, ओके, अगर मैं आपसे मोरुला की बात करता हूँ तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि मोरुला यूट्राइन कैविटी में कौन से दिन एंटर करता है। डे की बात करूं, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10 में कौन से दिन पे मोरुला यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है और किस सेल स्टेज पे एंटर करता है, क्या आप मुझे बता सकते हो। 4th स्टेज, 4th डे पे, 5th डे पे एंटर करता है। अच्छा 16 आप बोल रहे हो 4 डे पे एंड 16 सेल स्टेज पे एंटर करता है, बिल्कुल बेटा ठीक है। आप अगर मोरुला की मैं बात करता हूं तो डे 4 पे क्या करेगा, ये चौथे दिन पे एंटर करता है और जो सेल स्टेज होती है वो 16 सेल स्टेज होती है। ठीक है, 16 सेल स्टेज होती है। क्लियर, तो याद रखोगे बेटा 8 to 16 सेल स्टेज को हम मोरुला बोलते हैं, और डे 4 पे क्या करता है, ये एंटर कर जाता है यूट्रस के अंदर, और कौन सी सेल स्टेज पे एंटर करता है, 16 सेल स्टेज पे एंटर करता है। क्लियर, इतनी बात आपको पता चल गई। चलो आप मुझे ये बता दो इम्प्लांटेशन कब, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए बेटा कि इम्प्लांटेशन की शुरुआत कब होती है, तो आप आंसर क्या बताओगे। 6th डे, डे 5 सर। अच्छा इम्प्लांटेशन अगर मैंने आपसे पूछा तो आप 6 डे आंसर करोगे, वेरी गुड। याद रखना बेटा 6 डे पे इम्प्लांटेशन शुरू होता है, 6 डे पे इम्प्लांटेशन शुरू होगा और लगभग कब तक चलेगा, 10 डे तक चलेगा। अब आप स्टूडेंट मुझे सोच करके बताना। हाँ बिल्कुल, देखो याद रखना अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि इम्प्लांटेशन से रिगार्डिंग अगर कोई पॉइंट पूछा जा रहा है आपसे, तो एक बात आप अच्छे से याद रखोगे कि अगर हमसे पूछा जाएगा व्हेन द इम्प्लांटेशन स्टार्टेड, तो 6 डे से स्टार्ट होता है बेटा एंड 10 डे पे कंप्लीट हो जाता है। अब आप मुझे जरा प्रीवियस नॉलेज से थोड़ा सा मुझे ये बता दो, मैंने आपसे एक चीज बताई थी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल D6 से लेकर के अबाउट द D10 तक हम उस काम को करते थे, वो काम क्या था, जल्दी से बताओ, बोलो बेटा। याद करो, कुछ प्रीवियस याद करो, या भूल जाते हो सब जरा सी देर में, कुछ तो याद होगा ना। मैंने बताया है बेटा आपको कि D6 से लेकर D10 डेज तक हम, अरे D10 नहीं D12 भी लिख सकते हो, बता दो क्या ऐसा काम था जो हम D6 से D10 तक कर रहे थे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के D6 से लेकर के D10 तक, या प्री, या आप कह सकते थे कि
ओवुलेशन से पहले उस काम को हम कर रहे थे। HSG, वेरी गुड। देखो HCG नहीं बेटा, HSG कर रहे थे हम, है ना। तो HSG कब कर रहे थे? D6 to D10 तक हम कर ले रहे थे, ठीक है। HSG हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कर रहे थे। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। थोड़ा और आगे चलते हैं बेटा। चलो, इम्प्लांटेशन आपको समझ में आ गया। चलो, अच्छा, एक पॉइंट और बेटा मैं यहाँ से अलग से आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, और वो पॉइंट आप याद रखोगे। ओके, हो सकता है कभी आपसे वो पॉइंट पूछ लिया जाए। आपसे कहा जाएगा कि ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ एक्सपोजर फॉर द रेडिएशन आपको कौन से वीक्स में देखने को मिलता है। फिर से सुनना क्वेश्चन, अच्छे से सुनना, दिमाग लगा करके, एकदम दिमाग खोल करके सुनना। ग्रेटेस्ट रिस्क आपसे कहा जाएगा, ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन आपको कौन से वीक में देखने को मिलेगा। तो आंसर याद रखना बेटा, इसका होता है 8 to 15 वीक्स। कितना होता है? 8 to 15 वीक्स। 8 से 15 वीक में आपको ग्रेटेस्ट रिस्क मिलता है एक्सपोजर फॉर द रेडिएशन। क्लियर? इतना याद रखोगे। और कभी अगर यहीं पे आपसे एक पॉइंट पूछ लिया जाए बेटा, वो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ट्रैटोजेनिक, ठीक है, ट्रैटोजेनिक पीरियड। ओके, तो ट्रैटोजेनिक पीरियड जो हो जाता है बेटा, वो क्या होता है? 3 to 8 वीक्स होता है। तो कभी भी अगर आपको ट्रैटोजेनिसिटी देखना है फीटस के अंदर, तो आपको 3 to 8 वीक के बीच में देखने को मिलेगी। क्लियर? का क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा कि अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करता हूं, फिर से सुनना, अच्छे से क्वेश्चन सुनना, और सारे लोगों का आंसर चाहिए मुझे। जो आंसर नहीं देगा फिर मैं नाम लेकर के पूछूंगा। आंसर, क्वेश्चन सुनो। आपसे कहा जाएगा, अगर हम सीवीएस की बात करते हैं बेटा, ओके, अगर हम सीवीएस की बात कर रहे हैं, तो आप हमें ये बता दो, सीवीएस चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के केस में आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? बताओ, जल्दी से बताओ, सारे लोग आंसर बताओ। बेटा देखो, अगर आंसर नहीं करोगे, डिस्कशन वीडियो, डिस्कशन क्लास का कोई भी मतलब नहीं होगा, ये जान लो आप। तो जल्दी से आंसर बताओ, क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। और लोग बताओ बेटा, जल्दी बताओ, इंक्रीज, डिक्रीज, और लोग बताओ जल्दी से। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आ जाएगा। नॉर्मली अच्छे अच्छे लोग इसको गलत करके आएंगे, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक्लेम्सिया पढ़ते हो यहाँ पर। तो एक्लेम्सिया की वजह से आप क्या करोगे? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके आओगे। बेटा एक्लेम्सिया एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, वो एक प्रॉब्लम होती है, बट यूजुअली इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी, याद रखना, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर हमेशा डिक्रीज करता है। और हम डिक्रीज कौन कौन सा करता है बेटा? सिस्टोलिक भी डिक्रीज करेगा और डायस्टोलिक भी डिक्रीज करेगा। दोनों ही डिक्रीज करते हैं, चाहे वो सिस्टोलिक हो चाहे वो डायस्टोलिक हो। बट फर्क इतना सा होता है बेटा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा डिक्रीज करता है इन कंपैरिजन टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक्लेम्सिया की कंडीशन बेटा एक अलग होती है, वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, बट यहाँ पर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें। नॉर्मल इन द प्रेगनेंसी सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ही ब्लड प्रेशर क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, याद रखना बेटा। बट जो डायस्टोलिक होता है वो ज्यादा डिक्रीज करता है इन कंपैरिजन टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर? ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लो, बिल्कुल दिमाग में लिख लेना ये, है ना। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं बेटा, तो याद रखना, जो वो होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ज्यादा डिक्रीज करता है इन कंपैरिजन टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर क्या है? ये डिक्रीमेंट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या कर जाएंगे बेटा? डिक्रीज करेंगे दोनों ही प्रेशर। क्लियर? चलो, अब एक चीज याद रखना बेटा, अच्छा एक चीज और याद रखना बेटा, जो वो होता है हमारा सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है बेटा, याद रखना, ये डिक्लाइन कर जाता है कितने परसेंट? 30%। सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप अपनी कॉपी पे वहीं पे नोट करो बेटा, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो होगा बेटा, वो क्या कर जाता है? 30% तक डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और इसी डिक्रीमेंट की वजह से क्या हो जाता है? यूटेरोप्लेसेंटल परफ्यूजन इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज यूटेरोप्लेसेंटल परफ्यूजन। अभी मैं फिर से आपको बताऊंगा, फिर आपको लॉन्ग टाइम तक याद होगा ये। देखो बेटा, मैं बताना ये चाह रहा था, आप लोग यहाँ जितने भी लोग हो, दिमाग बिल्कुल एकदम खोल करके आप रखो। मैं बताना ये चाह रहा था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, देन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी कंडीशन बोथ टाइप्स ऑफ द आर्टेरियल प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, डिक्रीजेस। ओके, दोनों ही डिक्रीज करते हैं, बट एक्सटेंट ऑफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा डिक्रीज करते हैं इन कंपैरिजन टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। एक्लेम्सिया को आप यहाँ पर नहीं सोचोगे अभी। क्लियर? अब आप ये कहोगे, सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिक्रीमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर? तो आप बोलोगे कि सिस्टोलिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, वो डिक्लाइन कर जाता है, सॉरी, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, वो डिक्लाइन कर जाता है कितना? 30% डिक्लाइन कर जाता है, एंड दैट इज द रीजन कि यूटेरोप्लेसेंटल परफ्यूजन इंक्रीज कर जाता है। ओके, एक चीज आपको ये पता चल गई, करता है या डिक्रीज करता है? जल्दी से बताओ बेटा, चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। हाँ बोलो, आंसर बोलो। इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है, कितना इंक्रीज? बेटा आपसे आईपीजीटी में पूछा जा चुका है कि कितना इंक्रीज करता है, जल्दी इतना ये भी बता दो हमें, कितना इंक्रीज करता है? 20%, 40%। चलो ठीक है, आपसे बेटा जो आंसर पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, अगर हम सीबीएस की बात करते हैं बेटा, तो आपका जो क्वेश्चन आया था
आई थिंक उसमें आंसर 30 to 40% था। क्लियर? बट याद रखना बेटा जो कार्डियक आउटपुट होता है वो अबाउट द 40% क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? अच्छा चलो आप मुझे एक चीज बता दो, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर एक ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी पोजीशन होगी, अगर एक हमारे पास इरेक्ट पोजीशन होती है फीमेल की, एक हमारे पास सुपाइन पोजीशन होती है, आप मुझे ये बता दो कि कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जिस पोजीशन में आपको कार्डियक आउटपुट सबसे कम देखने को मिलेगा? कौन सी पोजीशन होगी? सुपाइन पोजीशन होगी या फिर इरेक्ट पोजीशन होगी? कौन सी पोजीशन में बताओ, जल्दी से बोलो बेटा। सपोज करो आप एग्जाम में बैठे हुए हो और आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, आपने बहुत दुनियादारी पढ़ रखी है बट आपके पास एक सिंपल सा इंटरप्रिटेशन आया और आपसे पूछा गया प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कार्डियक आउटपुट लोएस्ट किस पोजीशन में होगा? आपके पास ऑप्शन थे सुपाइन पोजीशन, इरेक्ट पोजीशन, प्रोन पोजीशन, तो तीन में से एक चूज करना है। एक चौथा ऑप्शन था कि सब में बराबर होगा। जल्दी से बताओ कौन सी पोजीशन में आपका सीओ जो हो जाएगा वो लोएस्ट हो जाएगा? जल्दी से बताओ, बोलो बेटा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। सुपाइन में, इरेक्ट में, अच्छा लिख करके बता रहे हो, सॉरी मैंने देखा नहीं। लिख करके अगर आप बता रहे हो तो सुपाइन इरेक्ट, कुछ लोग सुपाइन बता रहे हैं, कुछ लोग इरेक्ट बता रहे हैं। बेटा सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, याद रखना, कार्डियक आउटपुट लोएस्ट होता है। लोएस्ट होने का रीजन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है बेटा, जो यूट्रस होगा ना, वो यूट्रस क्या करेगा, आईबीसी इंफीरियर वेना केवा को कंप्रेस करेगा, सो दैट द कार्डियक आउटपुट लोएस्ट इन द सुपाइन पोजीशन। ओके, तो सुपाइन पोजीशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो सीओ होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इवन इतना डिक्रीज करेगा कि आप उसे लोएस्ट बोलोगे। क्लियर? क्यों? ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द इंफीरियर वेना केवा, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ आईबीसी। क्लियर? आईबीसी के कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, जो होगा वो कम हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। चलो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो आपसे कभी हो सकता है पूछा भी जा चुका होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा कि रेस्पिरेटरी रेट प्रेगनेंसी के केस में इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा? जल्दी से बताओ। अगर रेस्पिरेटरी रेट की बात करते हैं, हम आरआर की बात करते हैं, जल्दी से बोलो बेटा। आरआर के बारे में सारे लोग बताओ बेटा, आरआर में क्या होगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। इंक्रीज वाले भी हैं बेटा, देखो इंक्रीज वाले भी हैं। अगर इंक्रीज आप बता रहे हो ना, इसका मतलब आपने अभी वो टेबल नहीं पढ़ा रोम्स वाला अच्छे से। याद रखना बेटा, हमें लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, बट इंक्रीज नहीं करता। याद रखना प्रेगनेंसी के टाइम क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट और वाइटल कैपेसिटी दोनों ही अनचेंज रहती है। क्लियर? तो आर आर और बीसी, क्लियर, आर आर और बीसी जो है दोनों ही चीजें क्या हो जाती है बेटा, अनचेंज होती है। ठीक है? अच्छा एक और याद रख लो, आईआरबी भी क्या रहता है बेटा, अनचेंज रहता है। क्लियर? तो ये तीन कंडीशन होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो क्या हो जाती है बेटा, अनचेंज होती है इन द प्रेगनेंसी। क्लियर? तो आप आ जाओ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप भी इनको अभी मेरे साथ ही याद कर लो। अनचेंज इन प्रेगनेंसी, ठीक है, अनचेंज इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसको याद करने का बेटा एक तरीका ये भी हो सकता है, हम इसको आरवीआई से लिख सकते हैं। आरवी लिखा हुआ है बट आप इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो। आरवीआई जो होती है वो हमेशा बेटा क्या होती है, कांस्टेंट होती है इन द केस ऑफ द प्रेगनेंसी, कभी भी ये चेंज नहीं होती। रेस्पिरेटरी रेट, विटल कैपेसिटी एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? तो ये तीन चीजें आपकी चेंज नहीं होंगी कब, प्रेगनेंसी के केस में। यही पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। क्लियर? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, आपसे एक पॉइंट बेटा हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। अगर हम मरमर की बात करते हैं बेटा, ठीक है, अगर हम मरमर की बात करते हैं तो याद रखना प्रेगनेंसी के केस में आपको नॉर्मली सिस्टोलिक नॉर्मल मरमर मिलता है। क्लियर? सिस्टोलिक मरमर आपको प्रेगनेंसी के केस में मिलता है। क्लियर? ये पॉइंट आप याद रखोगे। प्रेगनेंसी के केस में आपको कौन सा मरमर मिलता है बेटा, सिस्टोलिक मरमर मिलता है। क्लियर? कौन सा मरमर मिलेगा, और अच्छे से पढ़ लेते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है बेटा, उसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे साथ आप उनको यहाँ पर याद भी करोगे। ओके, और बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा इजी सा एक टॉपिक है छोटा सा, और उस टॉपिक को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। ओके चलो आते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपसे ये बताऊंगा, देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको ट्रेटोजेनिसिटी के बारे में बताया था कि ट्रेटोजेनिसिटी होती है 3 to 8 वीक्स में, आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के केस में। याद रखना बेटा, देखो रट लो ये पॉइंट, 3 to 8 वीक, ये देखो ये मैंने बताया आपको, ये बताया ट्रेटोजेनिसिटी 3 to 8 वीक में आपको मोस्टली देखने को मिलती है। क्लियर? ये पॉइंट बिल्कुल रट डालो आप, 3 to 8 वीक में ट्रेटोजेनिसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। उसी ट्रेटोजेनिसिटी से रिगार्डिंग एक टेबल हम यहाँ पर आपको याद करवाने जा रहे हैं, और वो टेबल ये बेटा, अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ, ठीक है, लिथियम बहुत ज्यादा यूज होने वाली ड्रग होती है, अगर हम लिथियम की बात करते हैं बेटा, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लिथियम की वजह से कोई एनोमली हो रही है, तो क्या आप उसका नाम बता सकते हो बेटा मुझे? कोई बता सकता है? उसके नाम के आगे ही एनोमली लिखा होता है, अब बता दो, अब बता दो, उसके नाम के आगे ही एनोमली लिखा, तो डॉक्टर साहब कुछ तो बताओ, उसके नाम के आगे ही एनोमली लिखा होता है, तो एक तो डिजीज तो आपने पढ़ी होगी ना, एनोमली लिखा हुआ नाम, बताओ
जल्दी से बताओ, अगर ट्रैटोजेनिसिटी है लिथियम की वजह से तो एक एनोमली क्रिएट होती है फीटस के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? चलो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, हमेशा के लिए अब याद रखना है, एब्स्टीन एनोमली बोला जाता है उसे, ठीक है? क्या होता है, एक कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होती है जिसे एब्स्टीन एनोमली बोला जाता है। ओके, तो ये बात याद रखोगे, अगर लिथियम की वजह से है बेटा तो एब्स्टीन एनोमली देखने को मिलेगी। क्लियर, ये आपने देख लिया। चलो उसके बाद आ जाओ बेटा, एक चीज सिंड्रोम नहीं सुना आपने? बोलो बेटा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आईयूजीआर वगैरह देखने को मिलती है, मिड फेशियल हाइपोप्लेजिया देखने को मिलती है, माइक्रोसेफेली देखने को मिलती है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं बेटा। चलो अगला आ जाओ बेटा, थैलेडोमाइड। थैलेडोमाइड आपने बहुत सुना होगा। इवन अगर अगर आपसे कहा जाए थैलेडोमाइड के, अगर आपसे कहा जाए एक ट्रेटोजन का नाम बताओ, तो आप थैलेडोमाइड जरूर बताओगे। थैलेडोमाइड की वजह से बेटा क्या हो जाता है, मैं आपको बता दूं, फोकोमीलिया होता है। थैलेडोमाइड की वजह से क्या होता है बेटा, याद रखना, फोकोमीलिया होता है। फोकोमीलिया थैलेडोमाइड की वजह से होता है। क्लियर, चलो एक मैं और यहाँ पर पॉइंट बताऊंगा, और वो क्या हो जाएगा, वैल्प्रोएट हो जाएगा। वैल्प्रोएट, वैल्प्रोएट की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आपको यहाँ पर याद करवा दूं बेटा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है। ओके, क्लेफ्ट लिप देखने को मिलता है। क्लियर, तो मैं यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ बेटा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या फिर इसी को कहा जाता है स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा या क्लेफ्ट लिप। ओके, क्लेफ्ट लिप। क्लियर, तो ये पॉइंट इतने याद रखोगे। ओके, इतना याद होगा। अच्छा एक और देख लो बेटा, एक याद करने का तरीका भी है उसका, और वो मैं आपको याद करवा दूंगा, और वो है मीजोप्रोस्टॉल। ओके, मीजोप्रोस्टॉल, प्रोस्टॉल, मीजोप्रोस्टॉल की वजह से क्या होता है बेटा, मोबियस सिंड्रोम होता है। क्लियर, मोबियस सिंड्रोम। चलो एक पॉइंट मैं आपसे यहाँ से पूछना चाहता हूँ बेटा, मोबियस सिंड्रोम में कौन कौन सी नर्व की पैल्सी देखने को मिलती है? कोई है जो बता पाएगा? मोबियस सिंड्रोम, मोबियस सिंड्रोम बताओ, कौन कौन सी नर्व की पैल्सी मिलती है बेटा, याद है आपको? No. हाँ बताओ। 6th and 7th नर्व पाल्सी मिलती है, ठीक है? 6th and 7th नर्व पाल्सी मिलती है। क्लियर, ये दो नर्व आप नोट कर लोगे। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बेटा एक पॉइंट बताया था, याद करो, देखो मेरे साथ ही पढ़ो बेटा, साथ में बिल्कुल याद करो। मैंने आपको बताया था कि अगर हम बेटा आपसे पूछेंगे ट्रैटोजेनिसिटी के बारे में, तो आपको एक बात पता मत होना चाहिए कि 3 to 8 वीक इज द मोर प्रोन फॉर द ट्रैटोजेनिसिटी इन द फीटस। और ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सी चीजें यहाँ पर आपको बता दी हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लिथियम, अल्कोहल, थैलेडोमाइड, वैल्प्रोएट एंड मीजोप्रोस्टॉल, ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो फीमेल अगर यूज करेगी बेटा, तो आपको क्या देखने को मिलेगी, ट्रैटोजेनिसिटी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज देखने को मिलती है। जैसे इन द केस ऑफ लिथियम देयर शुड बी द एब्स्टिन एनोमली, अल्कोहल में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, थैलेडोमाइड की वजह से फोकोमेलिया, और वैल्प्रोएट की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक द स्पाइना बिफिडा एंड क्लेफ्ट लिप देखने को मिलेगा। एंड मीजोप्रोस्टॉल की वजह से एम फॉर मीजोप्रोस्टॉल एंड एम फॉर मोबियस सिंड्रोम, एंड इन द मोबियस सिंड्रोम देयर शुड बी द 6th and 7th nerve cranial palsy take place। क्लियर, तो ICMR क्लास के अकॉर्डिंग एनीमिया आप कितने हीमोग्लोबिन से कम होने पे बोलोगे आप प्रेगनेंसी के केस में? जल्दी से बताओ, कितना हीमोग्लोबिन हो जाए कि आप बोलोगे वो फीमेल एनीमिक है? जल्दी से बोलो, इसका Less आंसर than बताओ। 11.5. ओके, लेस देन 11। ठीक है, देखो बेटा मैं एक चीज और बता देता हूँ, ICMR के अकॉर्डिंग अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए एनीमिया के बारे में, मैं बेटा लेस देन 9 पे भी बोलेंगे, बट एग्जैक्टली अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द एनीमिया बोलेंगे बेटा, तो याद रखना अगर लेस देन 11 हो जाता है, ठीक है, लेस देन 11 ग्राम % हीमोग्लोबिन हो जाता है, तो आप उसे एनीमिया बोलते हो। अब एनीमिया के 3 क्लासेस बनाएंगे हम, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर क्लास। क्लियर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड वाला केस जो होगा उसमें होगा बेटा 10 से लेकर के 10.9 को आप माइल्ड बोलते हो। क्लियर, उसके बाद 7 से लेकर के 9.9 तक आप मॉडरेट बोलते हो। क्लियर, और लेस देन 7 को आप क्या बोलते हो, सीवियर एनीमिया बोलते हो। क्लियर, तो ये पॉइंट अगर के सुन रहे हो, नहीं मेरे को तो आज सुनना ही सुनना है, सबकी आवाज है ना। आप मुझे बताओ ESR के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहोगे, ESR इंक्रीज करेगा प्रेगनेंसी में या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहता है? जल्दी से बताओ, बोलो बेटा। ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, क्या कहना चाहोगे, ये बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा? वेरी गुड, बढ़ जाएगा, नॉर्मल भी बोल रहे हैं, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और बताओ, सारे तरह के लोग हैं। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अच्छा लगता है जब आप आंसर गलत करते हो ना, तो ये लगता है कि हाँ चलो कम से कम आपको नहीं पता है, आज पता चल जाएगा आपको, है ना। बेटा याद रखना ESR हमेशा इंक्रीज कर जाता है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ESR क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब आपसे हो सकता है ये बात ना पूछे
कि ESR इंक्रीज क्यों कर रहा है, ESR आपसे ये पूछा जाए कि ESR इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बेटा सीधे सीधे आंसर होता है ESR इंक्रीज कर जाता है। बट इंक्रीज क्यों करता है वो मैं आपको बता दूं, इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि इंक्रीज इन फाइब्रिनोजन लेवल। ओके, सीधे सीधे आप टिक करोगे कि फाइब्रिनोजन लेवल इंक्रीज कर गया, सो दैट द ESR इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्लियर, ये बात याद रखोगे। ओके चलो, एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता दो बेटा, अगर मैं आपसे टाइडल वॉल्यूम से रिगार्डिंग अगर पूछूं, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा नॉर्मल रहेगा, जल्दी बताओ, बोलो। टाइडल वॉल्यूम क्या करेगा, नॉर्मल इंक्रीज, रहेगा। हाँ नॉर्मल रहेगा, इंक्रीज करेगा। सारे लोग बताओ जल्दी से, मैं नाम लेकर के पूछूंगा फिर। एक तो नाम भी मैं क्या लूंगा, 3 डॉट 4 डॉट ऐसे तो नाम रखते हो आप लोग, डॉट 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 ऐसे नाम रखे हुए हो। चलो खैर, टीबी के बारे में बताओ, टाइडल वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा नॉर्मल रहेगा। बेटा बहुत अच्छा आपने आंसर बताया, टाइडल वॉल्यूम क्या कर जाता, अरे गहरी गहरी सांस ली जाएगी बेटा, लंबी लंबी सांसें ली जाएंगी, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, दो चीजों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, एक है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम जिसे आरवी बोला जाता है, और एक है हमारे पास जिसको भी आरवी बोलते हैं एंड जिसे बोला जाता है रिजर्व वॉल्यूम। ओके, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड रिजर्व वॉल्यूम बात लगभग एक ही होती है, ठीक है। तो रेजिडुअल या फिर रिजर्व वॉल्यूम की अगर बेटा मैं आपसे बात करता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि रेजिडुअल या रिजर्व वॉल्यूम डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है या नॉर्मल रहता है, जल्दी से बताओ। नॉर्मल। नॉर्मल, ओके नॉर्मल। और लोग बताओ, नॉर्मल या एबनॉर्मल या डिक्रीज या इंक्रीज। बेटा अभी मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पर बताऊंगा और एक टेबल आप ऐसे रट लेना ना जैसे आप किसी का नाम रटते हो, जल्दी से रटो, यही आपको नहीं बताया, आप इसी में ही कंफ्यूज हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरा यहाँ पर टेबल मेरे साथ आज रटोगे, और नेक्स्ट दिन अगर आपने नहीं बताया ना तो सच में मैं पीट दूंगा अगर कभी इसके आगे भूल गए। नॉर्मल एबनॉर्मल नॉर्म, बेटा यही क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं बता पाओगे, पूरी पढ़ाई हमारी बेकार हो जाएगी। पढ़ाना क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया आपको। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखो बेटा, यहाँ पर लिखूंगा मैं इंक्रीज वाला, यहाँ पर लिखूंगा डिक्रीज वाला और यहाँ पर लिखूंगा नॉर्मल वाला। नॉर्मल में मैंने आपको बता दिया जो अनचेंज रहता है, उसमें मैंने आपको क्या बताया बेटा, बोलो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताया। क्लियर, क्या क्या चीजें बताई, रेस्पिरेटरी रेट बताया, रेस्पिरेटरी रेट कभी चेंज नहीं करेगा, आईआरबी चेंज नहीं करेगा, और उसके बाद बेटा क्या नहीं चेंज करेगा, आपका वाइटल कैपेसिटी भी चेंज नहीं करती है। इसको याद करने का तरीका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से मैंने आपको याद करवाया। ओके, डिक्रीमेंट की अगर बात करते हैं बेटा, क्या चीज डिक्रीज करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो याद रखना रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टीएलसी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर, ये दो चीजें डिक्रीज कर रही है। उसके बाद अगर मैं देखूं क्या क्या चीजें बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टाइडल वॉल्यूम, ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दो बेटा, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा या हाइपो वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, जल्दी से बताओ, हाइपर या हाइपो क्या देखने को मिलेगा आपको, बोलो बोलो बेटा, हाइपो वेंटिलेशन हाइपर मिलेगा कि वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, बेटा लिख लो जल्दी से, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं बेटा। ये इतनी बातें आपको अगर नहीं याद हुई ना, मैं कल क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले यही पूछूंगा, और जिसने नहीं बताया ना मैं उसके घर फोन करके फिर शिकायत करूंगा। बेटा आप ये छोटी छोटी चीजें अगर नहीं याद करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बताओ। देखो कभी आपसे यही क्वेश्चन, मान लिया पूरी ऑप्स में से दो क्वेश्चन पूछना थे, एक क्वेश्चन उसने यही पूछ लिया, चेंजेस इन प्रेगनेंसी, तो अगर आपने ये गलत कर दिया फिर पूरे ऑप्स पढ़ने का मतलब ही क्या रह गया। तो याद रखना बेटा, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आती है तो जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, आईआरबी होता है एंड वाइटल कैपेसिटी होता है, ये अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अलोंग विद द टाइडल वॉल्यूम एंड हाइपरवेंटिलेशन सीन इन द प्रेगनेंसी। क्लियर, ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लो, कभी भूलना नहीं है आपको। ओके चलो आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, बोलो जी सर। बोलो बेटा, इतना समझ में आ गया ना। चलो जीएफआर की अगर बात करें, जीएफआर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा क्या करेगा, जल्दी बताओ, बोलो। सर इंक्रीज करेगा। जीएफआर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा नॉर्मल रहेगा क्या रहेगा, जल्दी बताओ बेटा। जीएफआर इंक्रीज इंक्रीज। कर जाता है, इवन 50% तक इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ये बात याद रखोगे। जीएफआर क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इवन 50% तक क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, यहां तक समझ गए, बोलो यहां जी तक सब सर। क्लियर हो गया ना। अगला पॉइंट आते हैं, बहुत यस अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर आप देखें आप बता पाओ। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं बेटा, याद रखना, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो पिट्यूटरी का साइज है वो इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है या नॉर्मल रहता है, आप मुझे सोच के बताओ जल्दी से। इंक्रीज करता है सर। इंक्रीज करता है, और लोग बताओ बेटा, लिखने वाले लोग बताएं, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, वेरी गुड बेटा, याद रखना सेम रहेगा। बेटा मैं आपको बता दूं, एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं बेटा, पिट्यूटरी का साइज इंक्रीज करता है,
क्यों इंक्रीज करता है बेटा? इतने गोनाडोट्रोपिन्स की रिक्वायरमेंट हो रही है आपको, इतने तरीके के आपको हार्मोन्स बनवाना है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पिट्यूटरी का साइज इंक्रीज कर जाता है। और काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आप याद रखना कि अबाउट द 135% क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? ये बात आप याद रखोगे। ओके, चलो अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर अपने आप से बताऊंगा बेटा, वो याद रखना, एड्रिनल ग्लैंड का साइज अनचेंज रहता है। पूरे अच्छे से सुनना, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से सुनना है आपको। एड्रिनल ग्लैंड का साइज क्या रहता है बेटा? अनचेंज रहेगा। एड्रिनल ग्लैंड का साइज क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। बट एक इससे बिल्कुल अलग की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा बेटा, कॉर्टिसोल इंक्रीज कर जाएगा बट एड्रिनल ग्लैंड का साइज क्या कर जाएगा? अनचेंज रहेगा। क्लियर? तो दो बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एड्रिनल ग्लैंड का साइज अनचेंज रहता है बट कॉर्टिसोल का लेवल क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ओके, इतनी बात आपको याद होना चाहिए। ओके, चलो अगला पॉइंट चलते हैं बेटा। और अगला पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। चलो आप मुझे ये बता दो, और ये पॉइंट आई थिंक मुझे लग रहा है आपके आईपीजीटी में कभी पूछा भी जा चुका है। और वो पॉइंट ये बेटा, हम क्या करते हैं, कई टेस्ट करवाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो एक हमारे पास टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है डुअल टेस्ट। जिसको क्या बोला जाता है बेटा? डुअल टेस्ट बोला जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो डुअल टेस्ट में आप क्या दो चीजें चेक करते हो? जल्दी से बोलो। अरे डॉक्टर साहब, ये तो आपके पास आती होंगी ना, फीमेल कहती होंगी कि हमें एक टेस्ट करवाना है, आप बोलते हो कि डुअल टेस्ट करवा लो। डुअल टेस्ट कब करा जाता है वो मैं आपको बता दूं, 11 to 13 वीक्स करा जाता है। ये बात मैं आपको बता दूं। अब आप मुझे ये बता दो, डुअल टेस्ट में आप क्या चेक करते हो, क्या दो चीजें चेक करते हो? जल्दी से बताओ। बोलो, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। डुअल टेस्ट में क्या चेक करते हो आप? बीटा एचसीजी, ओके, बीटा एचसीजी, एचसीजी, ओके बेटा। डुअल टेस्ट है तो दो चीजें चेक कर रहे होगे। चलो एक तो आपने आंसर बता दिया, ठीक है, वेरी गुड, आंसर बहुत अच्छा बताया किसी ने। मैं आपको बता दूं, डुअल टेस्ट में क्या करते हो आप? दो चीजें टेस्ट करते हो बेटा। क्या क्या चीजें टेस्ट करते हो मैं बता दूं। एक तो आप एचसीजी टेस्ट करते हो और एक पीएपीपी चेक करते हो, ठीक है, पीएपीपी चेक करते हो। क्लियर? ये दो चीजें चेक करी जाती है डुअल टेस्ट में। और डुअल टेस्ट में एक पॉइंट याद रखना बेटा, इन द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, ओके, अगर मैं डाउन सिंड्रोम की बात करता हूं, अगर मैंने डाउन सिंड्रोम की बात करी बेटा, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर जो एचसीजी होता है वो इंक्रीज कर जाता है एंड पैपे जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो इसको याद करने का तरीका ये है बेटा, एचसीजी हाई इन द डाउन सिंड्रोम, एच फॉर एचसीजी हाई इन द डाउन सिंड्रोम, और पैपे क्या कर जाता है बेटा? डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? ये बात आप याद रखोगे। ओके, तो क्या क्या होता है बेटा, जो एचसीजी होगा वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा डाउन सिंड्रोम में, और जो पैप ए है वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे आप नोट कर लो। ओके, ये क्वेश्चन हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बार पूछा जा चुका है। ओके, तो आप ये नोट करो जल्दी से। डुअल टेस्ट में क्या होता है? एचसीजी का लेवल इंक्रीज करता है एंड पैप ए का लेवल क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? चलो अगला आते हैं बेटा, एक टेस्ट और पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है क्वाड्रपल टेस्ट। ओके, क्वाड्रपल टेस्ट, क्वाड्रपल टेस्ट, ओके, क्वाड्रपल टेस्ट के बारे में अब आप कहोगे सर डुअल टेस्ट तो बताना इतना मुश्किल हो गया था, हम क्वाड्रपल आपको कैसे बता दें? तो क्वाड्रपल बहुत इजी है बेटा। क्वाड्रपल में आप क्या करते हो मैं आपको बता दूं। एक तो आप एएफपी देखते हो, अल्फा फीटो प्रोटीन चेक करते हो, पहली चीज। ओके, उसके बाद आप यूई3 देखते हो, ठीक है, यूई3 देख लेते हो, स्ट्रियोल देखते हो, यहाँ पर आप एचसीजी देखते हो, और उसके बाद आप इनहिबिन ए देखते हो, इनहिबिन ए देखते हो। क्लियर? तो ये चार चीजें क्वाड्रपल टेस्ट में देखी जाती है। ओके, तो क्वाड्रपल टेस्ट में क्या देते हो बेटा? ये चार चीजें देखते हो। अब इनमें चार चीजों में होता क्या है बेटा, ये जो शुरू की दो चीजें हैं, ये वाली, ये जिन्हें मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये दो चीजें जिन्हें मैंने येलो से हाईलाइट करा है, इनको आप याद रखना, ये क्या कर जाती हैं? डिक्रीज कर जाती हैं। और नीचे वाली दो चीजें एचसीजी और इनहिबिन क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं डाउन सिंड्रोम के केस में। अब आप ये कहोगे सर ये आप अलग की चीजें हमें क्यों बता रहे हो? ये आपकी बुक की चीज है बेटा, ये सारे आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें एचसीजी और इनहिबिन में क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, किसमें? डाउन सिंड्रोम में। और एएफपी एंड यूई3 क्या कर जाएगा बेटा? आपका डिक्रीज कर जाता है क्वाड्रपल टेस्ट में डाउन सिंड्रोम के केस में। क्लियर? तो बताओ बेटा, ये क्वाड्रपल टेस्ट मैंने कब आपको बताया था? 11 से 13 वीक में करते हो। और क्वाड्रपल टेस्ट बेटा कब करते हो? 15 से 22 वीक में करते हो, ठीक है, 15 से 22 वीक्स में करते हो। क्या चीज बेटा? 15 से 22 वीक में करते हो आप क्वाड्रपल टेस्ट। क्लियर? तो देखो बेटा, ये थे कुछ हमारे ऑप्स के पॉइंट जो मुझे आपको रिवाइज करवाना है।